तो बच्चों, हम लोगों ने वेक्टर फर्स्ट पार्ट में कुछ टॉपिक को कवर किया हुआ था और रिमेनिंग जो पार्ट है, थ्योरी का पोर्शन है, वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। और नॉर्मली हम लोगों ने देखा था कि जो टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो रहा था कि आपको यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। आप इसके आगे हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप 1 स्टेप चलते हैं, 2 स्टेप चलते हैं, 3 स्टेप। 1 स्टेप अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं तो आपको आई कैप यूनिट वेक्टर मिलता है, और इसी में आप अगर 3 स्टेप चलते हैं तो आपको 3 आई कैप मिलता है। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर आप 1 स्टेप चलते हैं तो आपको जे कैप मिलता है, और 4 स्टेप चलते हैं तो ये आपका वेक्टर 4j कैप हो जाता है। आप जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर 1 स्टेप चलते हैं तो आपको के कैप मिलता है। आप 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, आप अगर 5 स्टेप चलते हैं तो आपको 5k कैप मिलता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2D पर देखते हैं अगर हम लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। आपने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया 1 2 3 स्टेप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं, आपको वेक्टर 3 आई कैप मिल रहा है। और फिर आप 1 2 3 4 स्टेप वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो आपको 4j मिलेगा। तो अगर ओरिजिन से आप देखेंगे कि ओरिजिन से आपने चलना स्टार्ट किया तो आप O से A गए, A से B गए, तो एक्चुअल में आप O से A गए, A से B पर पहुंचे, तो आप O से B पर पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वेक्टर OB है वो डिफाइन होगा OA प्लस AB, इस तरह से डिफाइंड होगा। और OB जो है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप आ जाएगा। अगर आपसे वेक्टर OB का लेंथ पूछा जाए तो मैंने आपको कहा था कि लेंथ के लिए आपको वेक्टर का मॉडुलस लेना होगा। तो इस डायग्राम को अगर आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो ये आपका ट्रायंगल है, ये लेंथ 3 स्टेप है। आप देखिए 1 2 3, ये 3 है। आपका ये लेंथ 4 है, ये 4 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। लेकिन फिजिक्स में हम लोग डायरेक्टली सीखते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए और √, ले लीजिए। तो ये आपका वेक्टर का मॉडुलस यानी वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। ये मैंने आपको 2D पर दिखाया है। इसी तरह से आप 3D में भी देख सकते हैं कि आपने अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 स्टेप चल रहे हैं तो ये वेक्टर 3i कैप होगा। आप मान लीजिए O से स्टार्ट करते हैं, O से चलना आपने स्टार्ट किया और पॉइंट A तक पहुंच गए, वेक्टर OA 3i कैप हो जाएगा। इसके बाद आप y एक्सिस के अलॉन्ग आपने 4 स्टेप 1 2 3 और 4 स्टेप, आप y एक्सिस के अलॉन्ग 4 स्टेप चलते हैं तो ये जो वेक्टर है वो आपका 4j कैप हो जाएगा। आप पॉइंट A से B पर आ गए, करेक्ट है। तो आप एक्चुअल में O से A गए, A से B गए, तो आप O से B पर आ गए। तो ये जो वेक्टर OB होगा वो मैंने एक्सप्लेन करा, ये 2D पर दिख रहा है, ये आपको 3D पर दिख रहा है। कि जो वेक्टर आपका, इसको आप थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो आप O से A गए, A से B गए, तो एक्चुअल में आप O से B आ गए। तो जो OB वेक्टर है ये आपका 3i कैप प्लस 4j हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? O से A गए, A से B पर गए, तो आप एक्चुअल में O से B पर आ गए।
तो क्या हो जाएगा ये आप देख सकते हैं 3i + 4j हो जाएगा। लेकिन अब आप 5 स्टेप जेड एक्सिस के अलोंग चलना चाहते हैं, आप 5 स्टेप जेड एक्सिस के अलोंग चलना चाहते हैं, यानी आप ओ से ए गए, ए से बी गए और बी से सी जाना चाहते हैं, तो आप एक्चुअल में ओ से सी पर पहुंच जाएंगे। आप एक्चुअल में ओ से सी पर पहुंच जाएंगे। तो कैसे पहुंचेंगे? ओ से ए गए, ए से बी गए, बी से सी गए, तो आप ओ से सी पर पहुंच चुके हैं। तो वेक्टर ओ सी जो है आपका वो ओ ए प्लस ओ से ए से बी पर, ए से बी पर पहुंच गए और आप बी से फिर सी पर जा रहे हैं, तो आप बी से सी पर जा रहे हैं। तो ठीक है, वेक्टर ओ ए आपका एक्स एक्सिस के अलोंग 3 स्टेप चले हैं तो 3i कैप हो जाएगा। फिर आप ए बी जो कि आप वाई एक्सिस के अलोंग 4 स्टेप चले हैं तो 4j हो जाएगा, जो कि मैंने देखिए 4j हो जाएगा ये आपका, क्योंकि आप वाई एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग यानी ऊपर की साइड आप 5 स्टेप चल रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग, तो आपका 5k कैप हो जाएगा। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम? ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसको आप जेड एक्सिस ले सकते हैं। तो 3 स्टेप एक्स एक्सिस के अलोंग चले, वाई एक्सिस के अलोंग 4 स्टेप और फिर जेड एक्सिस के अलोंग 5 स्टेप, तो आपको वेक्टर ओसी मिल रहा है। वेक्टर ओसी का आपको लेंथ चाहिए, मॉडुलस चाहिए, तो इसके लिए आप वही जो आपने 2D में अप्लाई करा है, आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आप वेक्टर ओसी का आपको लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आप ओ से ए गए एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई एक्सिस के अलोंग आप 4 स्टेप गए, ये पॉइंट भी डिनोटेट करना चाहें 3,4, फिर आप जेड एक्सिस के अलोंग 5 स्टेप चले गए, समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग 3 स्टेप, वाई एक्सिस के अलोंग 4 स्टेप, जेड एक्सिस के अलोंग 5 स्टेप, तो आप ओ से सी पर पहुंच चुके हैं, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद अब हम लोग जो आगे हैं इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, इसको मैंने रफ कर दिया, इसको मैंने रफ कर दिया। ये आपका डॉट या फिर इसको स्केलर भी बोलते हैं, डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखते हैं कि ये जो डॉट और ये जो क्रॉस है, ये हमेशा 2 वेक्टर के बीच में होगा। जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि वेक्टर प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर के बीच में हो रहा है। जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है ये भी 2 वेक्टर के बीच में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2 वेक्टर के बीच में होगा। करेक्ट है। अब ए क्रॉस बी है, फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पर आता है कि ये साइन थीटा ये क्या सब है भाई, तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया और ये इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। तो साइन थीटा एन कैप, ये एन कैप क्या है अभी डिस्कस करते हैं। ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा। मॉडुलस का मतलब वेक्टर ए का आपने लेंथ ले लिया है, वेक्टर ए की लेंथ जो है वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए होता है। ये जो लेंथ होगा इसको आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं, और ये जो आपका लेंथ होगा इसको आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। अब बात ये आती है जब आपने फॉर्मूला लिखा
तो ये एन कैप क्या है? एन कैप, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, तो सब कोई जानता है जिसके ऊपर भी कैप लगा होगा वो आपका यूनिट वेक्टर होगा। तो एन कैप लगा हुआ है। इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं कि ये आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये आपका थीटा हो जाएगा। करेक्ट है? इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये एन कैप क्या होता है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो मैं पहले भी बता चुका हूं, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मॉडुलस, यानी कि इसका मॉडुलस 1 होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यूनिट वेक्टर में मॉडुलस इसका 1 आ रहा है, डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर मॉडुलस तो मैंने 1 लिख दिया, इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसे फाइंड आउट होगा? इसको आपको देखना है। तो डायरेक्शन के लिए भी सिंपल सा है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया। वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन पर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी जिस प्लेन पर हैं, इसके परपेंडिकुलर जो है वो आपका एन कैप होगा। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि आपका ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी देखते हैं, ए क्रॉस बी। इसको मैं प्लेन पर भी एक्सप्लेन करूंगा। ये आपका ए क्रॉस बी है। आप ए से बी पर जा रहे हैं, आपको ए से बी पर जाना है, ए क्रॉस बी आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पॉइंट पर, जहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी निकल रहा है, इसके पॉइंट पर आप ऐसे पेन या मार्कर रख लीजिए और ए से बी की तरफ इसको घुमाइए। एक्चुअल में जो ये डायरेक्शन है, ये स्क्रू रूल, स्क्रू मतलब पेचकस, नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं स्क्रू, पेचकस। पेचकस यानी पेच की तरह इसको आप घुमाइए ए से बी की तरफ, वेक्टर ए से बी की तरफ इसको आप ऐसे मूव करिए। तो पेच अगर मूव कर रहा है तो ये खुल रहा है, ओपन हो रहा है पेच, तो बाहर की साइड आएगा, इसका डायरेक्शन जो है इधर की साइड हो जाएगा। और अगर ये टाइट हो रहा होगा, इन केस आपका स्क्रू अगर टाइट हो रहा होगा तो ये इनसाइड जाएगा। तो ये वॉल है मेरा, तो हमेशा आपका इनसाइड या आउटसाइड नहीं होगा। हम इसको एक पेपर में बनाकर देखते हैं। ये आपका वेक्टर ए हो गया और ये आपका वेक्टर बी हो गया, और मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, वेक्टर ए टू बी। अब मैंने इसको प्लेन में ऐसा भी ले सकता हूँ। अब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, इसको ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो पेच जो है वो ऊपर की साइड आ रहा है, तो यानी डायरेक्शन एन कैप की अपवर्ड हो जाएगी। ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर ये आपका अप भी है, और उसके परपेंडिकुलर ये आप डाउन भी जा सकते हैं, आप डाउन भी जा सकते हैं, पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप अप भी जा सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको एन कैप की डायरेक्शन चाहिए तो सबसे पहले देखिए कि ए और बी जिस प्लेन में है, ये बोर्ड पर है, ए और बी जिस प्लेन पर है उसके परपेंडिकुलर आपका एन कैप हो जाएगा। तो ये आपका आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हमने ए और बी को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले लिया, तो अब आप ए से बी पर जा रहे हैं, तो पेच जो है खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो ये ऊपर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा। आपको स्क्रू की तरफ मूव करा देना है। आप ए से बी जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, आप स्क्रू पेच की तरह इसको मूव करा दीजिए। पेच जिधर पेच की डायरेक्शन होगी वही आपका एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो स्क्रू रूल से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है कि इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं और इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। इसमें मॉडुलस ऑफ ए लेंथ है, आपका स्केलर क्वांटिटी,
मॉडुलस ऑफ बी स्केलर क्वांटिटी, साइन थीटा रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें आप एक वेक्टर का नॉर्मल सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ओवरऑल एक वेक्टर आ जाएगा, यानी ए क्रॉस बी करने पर आपका जो फाइनल आंसर होगा वो एक वेक्टर होगा, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जबकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, ये भी दो वेक्टर के बीच में होता है, ये भी दो वेक्टर के बीच में हो रहा है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, तो रेशियो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल आपने 2 इंटू 3 इंटू 4 कर दिया है, तो ये ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर्स के बीच में ना डॉट होता है ना स्केलर होता है, दो वेक्टर के बीच में ही डॉट और स्केलर होता है। तो ये नॉर्मल सा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर आपका स्केलर आना है, आंसर आपका स्केलर आना है। इस वजह से इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर के बीच में हम लोगों का जो डॉट ही है, तो इसलिए cos थीटा के प्लेस पर 90 पुट कर देंगे, cos 90 जीरो, तो पूरा कंप्लीट जीरो। इसी तरह से आपका i डॉट जे डॉट के और k डॉट i, ये सभी आंसर आपके जीरो आ जाएंगे। करेक्ट है। ये आपको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है, जो बॉक्स में उसको आप एज अ फॉर्मूला याद रखिए। यही सिंपल सा लॉजिक हम लोग ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसमें अप्लाई करते हैं। आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, आपने ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस यानी आई का मॉडुलस अगेन आई का मॉडुलस, फिर साइन आई का आई के साथ एंगल 0 डिग्री, भाई आई है ये, फिर से आई के साथ एंगल देखेंगे तो 0 डिग्री बन रहा है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री हो जाएगा आपका, और एन कैप हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, तो आपका कंप्लीट आंसर 0। तो इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, कंप्लीटली सभी 0 आ जाएंगे। ये आपको एज अ फॉर्मूला भी याद रखना है। करेक्ट है। इसके बाद अब आपका आता है, मान लीजिए आपने आई क्रॉस जे किया, तो आई का मॉडुलस, जे का मॉडुलस एंड साइन थीटा, साइन थीटा। अभी थीटा देखते हैं क्या होता है। थीटा आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग 90 लिख देते हैं। आई का मॉडुलस वेक्टर आई कैप यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, इनका लेंथ 1 होता है, तो मॉडुलस यानी 1, लेंथ यानी 1, साइन 90 यानी 1, तो आपका एन कैप आ गया। अब आप बताइए एन कैप की डिफिनेशन मैंने क्या कहा था आपसे, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन पर होंगे उसके परपेंडिकुलर एन कैप होता है। तो एक्स वाई प्लेन पर आपका आई और जे है, तो उसके परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस आ रहा है, लेकिन हमको यूनिट वेक्टर लेना है कैप, तो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका के कैप होगा। तो आई क्रॉस जे में ये जो एन कैप है ये आपका के कैप बन जाना है, तो आई क्रॉस जे जो है ये आपका के कैप, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, और सिमिलरली आपका के क्रॉस आई जे हो जाएगा। इसको बहुत से लोग इस सर्कुलर मेथड से भी याद रखते हैं, मतलब ये सर्किल सा बना देते हैं, इससे भी आपको याद रख सकते हैं। ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है। आई से आई क्रॉस जे के बनेगा, जे क्रॉस के आई बनेगा, के क्रॉस आई जे बन जाएगा। करेक्ट है। ए क्रॉस बी करने पर अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन मिल रही है, आप मेरी बात समझिए, ये आपका बी हो गया, वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर ए हो गया, और आपने ए क्रॉस बी, ये आपका एन कैप बता रहा है।
एन कैप की डायरेक्शन ए क्रॉस बी मतलब एन कैप बता रहा है, तो ये डायरेक्शन बी क्रॉस ए का होगा। तो आपका ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है। इट मीन्स अगर वेक्टर फॉर्म में देखें ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल आपका आएगा। तो इसी तरह से आई क्रॉस जे अगर के हो रहा है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। आप समझिए बात को, अगर आई क्रॉस जे के हो रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां पर जो है जे क्रॉस आई में आपका माइनस के आ जाएगा। जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। और के क्रॉस आई जे है तो आई क्रॉस के, अब आप लोग बताएं, माइनस जे हो जाएगा। इस तरह से ये आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अब हम लोग वेक्टर का कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं, रफ करते हैं। यहां पर मान लीजिए आपका वेक्टर ए है, आई प्लस जे प्लस के, और बी है आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा है आपका। तो इसके लिए आपको अगर a क्रॉस b करना है तो एक डिटरमिनेंट मेथड भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या है डिटरमिनेंट मेथड? सबसे पहले आपको i, j और k लिख लेना है, करेक्ट है। इसके कोफिशिएंट 1 1 1, हमेशा 1 नहीं होगा, कभी कभी कोफिशिएंट चेंज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी 1 1 1 है। यहाँ पर i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 3 और 4 का k का कोफिशिएंट 4 है। आपको ये डिटरमिनेंट बना लेना है। इसके बाद डिटरमिनेंट बनाने के बाद क्या करना है? डिटरमिनेंट बनाने के बाद आप यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस ऐसे लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, आपने इसको लिख लिया। फिर आपने i लिखा, ब्रैकेट बनाया और इस तरह से ऐसे छोड़ दिया। फिर j लिखा, ब्रैकेट बनाया और इस तरीके से छोड़ दिया, और k ब्रैकेट बना के अगेन आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये आपने अप्लाई कर दिया। फिर ये आपका i आपने कैच किया तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने रो जो है ये आपका रो होगा। इस तरह से ये जो होंगी ये रो होती हैं, R1 R2 R3, ये आपका रो हो जाएगा। ये आपके कॉलम होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो फिलहाल अभी हम लोग डिटरमिनेंट टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वेक्टर में जो डिटरमिनेंट का यूज है उसको देखते हैं। ये आपने आई के करस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है, इसको बिल्कुल आप इरेज कर दिए, ये आपको दिख ही नहीं रहा है, आपने इरेज कर दिया, आपको दिख ही नहीं रहा है। इसके बाद जो बचा है उसमें सबसे पहले आपको डाउनवर्ड साइड पर पहले डाउन फिर अप, यानी आप पहले डाउन साइड जाइए और फिर अप। तो डाउन में कितना आएगा आपका? 1 into 4, 1 into 4, तो आपका 1 into 4। फिर आपको अप जाना है, यानी 3 into 1 माइनस 3 into 1, तो आपका 4 minus 3 आ जा रहा है, करेक्ट है, 4 minus 3 आ गया। इसी तरीके से अब आपको जे में करना है तो इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दिया गया। आपने जे के करस्पॉन्डिंग
रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा है। तो आपने डाउनवर्ड में पहले जाना है, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, 1 इंटू 4 2 इंटू 1। इसके बाद अब जो होगा वो के के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम चला जाएगा, पहले डाउन फिर अप। 1 इंटू 3 3 माइनस 2, तो आपका इस तरह से i माइनस 2j और प्लस k, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद